Morning, students. Hi, how are you? I know all you are very great and having a great time in your home. Okay, so let us continue on our third lecture. Okay, yes, students. We will continue from where we had left last lecture. हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि जो रेजिस्टेंस होता है वो किस पे डिपेंडेंट रहता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे डिपेंड रहता है ना? यस, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे उस पर रेजिस्टिविटी डिपेंडेंट होती है और रेजिस्टिविटी डिपेंडेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे होती है। इसका मतलब इवेंचुअली वो टाउ यानी कोलिजन टाइम पे डिपेंडेंट होती है ना? हाँ, जो जैसे जैसे हम क्या करते हैं मटेरियल को हीट करते हैं तो उसका कोलिजन फास्ट होता है और कोलिजन अगर फास्ट होना है तो क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम होती है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होती है तो क्या होता है उसका रेजिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ने लगता है ना? यस, तो रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है। ओके, तो रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है तो हमने ऑब्जर्व किया अलग अलग नेचर, अलग अलग ग्राफ्स ऑब्जर्व किए कि रेजिस्टेंस फॉर गुड कंडक्टर कैसे बिहेव करता है, रेजिस्टेंस फॉर सेमी कंडक्टर कैसे बिहेव करता है, सुपर कंडक्टर कैसे बिहेव करता है ना? और अलॉयस को कैसे बिहेव करता है। इसकी वजह से हमको क्या हुआ कि हमें एप्लीकेशंस, उनके एप्लीकेशंस के हिसाब से उनको डिज़ाइन करना समझ में आया है ना? यस, तो हमने डिज़ाइनिंग में भी फिर से देखा कि कलर कोड होता है। कलर कोड से क्या होता है, हम रजिस्टर को बना सकते हैं और पहचान सकते हैं कि कितना रेजिस्टेंस ओम है और उसके एप्लीकेशन हम निकाल के हम करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना? बिकॉज वी नो द फॉर्मूला, वी है आपको दिया हुआ, आर आपने निकाल लिया तो करंट कितना जाएगा वो पता कर सकते हो, है ना? यस, अभी थोड़ा हम और बढ़ते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस के हमने देखा कि रेजिस्टेंस का कॉज क्या है, रेजिस्टेंस बढ़ता क्यों है वो हमने देख लिया। अब हम क्या करेंगे कि रेजिस्टेंस के फॉर्मूला पे थोड़ा वर्क करेंगे। मतलब क्या कि एक वायर है आपके पास तो उसका वायर का आपको स्ट्रेच करोगे, उसको कॉम्प्रेस करोगे तो उसका रेजिस्टेंस कुछ अलग है क्या? सो वी हैव सर्टेन क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस पे हम काम करेंगे। ठीक है, आज हम ज़्यादा कुछ नहीं सीखेंगे, सिर्फ प्रॉब्लम्स के ऊपर हमको काम करना है ना? यस, ओके, सो लेट्स स्टार्ट with the questions. Yeah. So the question is, when a wire is stretched to n times, then what is the new resistance? If the wire is stretched to n times, what will be its new resistance? Okay, so this is the question. So आपको फॉर्मूला है, आंसर क्या है कि एक वायर को आपको n टाइम स्ट्रेच करना है ना? तो आपको पहली बात क्या है कि एक वायर निकाल लो कि कैसे दिखती है ना? ऐसे दिखती है। तो उसको स्पेसिफिकेशंस क्या है, आपको उसके लेंथ और एरिया मालूम होने चाहिए क्योंकि उसकी कांस्टेंट क्या होती है, इसकी कांस्टेंट होती है रेजिस्टिविटी रो इज द रेजिस्टिविटी, है ना? वो उसकी हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है ना? आपको जो जो कुछ फॉर्मूला है वो पता है वो लिख लो, I इज इक्वल्स टू नेवडा, है ना? यस, और क्या फॉर्मूला पता है आपको? रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला पता है? यस, इन टर्म्स ऑफ योर व्हाट यू कैन से टाउ, वो है रो इज इक्वल्स टू व्हाट, 2m अपॉन, यस वी कैन राइट n ई स्क्वायर टाउ, n ई स्क्वायर टाउ। ये दो फॉर्मूला आपको मेन पता होने चाहिए। ठीक है, यस, तो इसके ऊपर आपसे, इससे आपको क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प हो जाएगा। ई इक्वल्स टू रो जे, ये है माइक्रोस्कोपिक ओम्स। ठीक है, ये कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। और अपने जो 10th स्टैंडर्ड में जो पुराना फार्मूला सीखा था वो आपको यहाँ पे यूज करना है। व्हाट इज दैट? आर इज इक्वल्स टू व्हाट, रो एल अपॉन ए। ये फार्मूला आपको याद है? हाँ, इसी को आपको अभी अप्लाई करना है ना? या तो देखो यहाँ पे क्या होता है, लेंथ गिवन है एल, लेंथ इज गिवन एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होता है हमेशा, यहाँ पे है ए, तो इसका रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी दिया है तो इसका रेजिस्टेंस होगा रो एल बाय ए। अगर आपको अभी आपको क्या करना है, ये वायर को स्ट्रेच करना है तो ये वायर क्या हो जाएगी स्ट्रेच करने के बाद, ये ऐसे थी ना, ऐसे थी ये वायर, है ना? अभी आप इसको क्या करोगे, स्ट्रेच करोगे, तो स्ट्रेच करने के बाद एरिया क्या होता है, एरिया कम होता है और लेंथ क्या होता है, बढ़ता है। ओके, एरिया क्या होता है, लेंथ बढ़ता है और बढ़ता है और एरिया कम होता है ना? वॉल्यूम रिमेन्स वॉल्यूम रिमेन्स सेम, वॉल्यूम रिमेन्स सेम आफ्टर स्ट्रेचिंग, आफ्टर स्ट्रेचिंग। ठीक है, तो शुरू में एल था, बाद में एरिया ए था, तो अभी लेंथ होने वाला है इसका क्या, लेंथ होने वाला है, लेट अस टेक A1
L1 था लेंथ। रेजिस्टिविटी तो हमेशा स्ट्रेचिंग के बाद भी सेम रहती है, वॉल्यूम से रिमेन सेम एज वेल एज रेजिस्टिविटी, एज वेल एज रेजिस्टिविटी। क्यों? क्योंकि ये क्या है, वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। रेजिस्टिविटी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, ये दोनों चीजें हमेशा कांस्टेंट रहती है क्योंकि वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया होगा A2 और लेंथ क्या होगा, लेंथ होगा L2, ठीक है। हाँ, तो बताओ इसकी नई रेजिस्टिविटी क्या होगी, इट्स न्यू रेजिस्टेंस, दिस वाज योर R1, L1 अपॉन A1 था शुरू में, अभी इसकी न्यू रेजिस्टिविटी क्या होगी, न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, स्ट्रेचिंग करने के बाद ये हट जाएगा ना, क्योंकि ये हमने स्ट्रेच किया है, तो अब ये नहीं रहेगा, आपका वायर ये है अभी, ये आपका गया अभी, है ना। अभी आपका क्या रेजिस्टेंस होगा, ये नया वायर का R2 विल बी इक्वल्स टू रो, क्योंकि वो नहीं चेंज होने वाला है, नया लेंथ है L2 अपन नया एरिया है A2, ठीक है, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। यस, अभी आपको क्या करना है, अभी आपको इस फॉर्मूला पे वर्क करना है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो हमने यहाँ पे लिखे वो हमको आज पढ़ने में कुछ के ऊपर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। देखो नया रेजिस्टेंस क्या है, इफ द वायर इज स्ट्रेच्ड टू n टाइम्स, दैट मींस L2 हैज बिकम n L1, क्लियर है इतना। वायर अगर n टाइम्स आप स्ट्रेच करोगे तो उसका लेंथ कितना बनेगा, n टाइम्स होगा, है ना। तो ये आप फॉर्मूला में लिख लो, बिकॉज वॉल्यूम रिमेन्स सेम, बिकॉज वॉल्यूम रिमेन्स सेम, हम क्या लिख सकते हैं कि एरिया A2 इज हैज डिक्रीज्ड बाय n टाइम्स। क्यों हम लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि अगर लेंथ बढ़ रहा है n टाइम्स तो एरिया क्या होगा, n टाइम्स कम होगा ना, बिकॉज वी नो, है ना, A1 इंटू L1 इक्वल्स टू व्हाट, A2 इंटू L2। वॉल्यूम तो हमेशा सेम रहता है, और आपको पता है एरिया लेंथ क्या है, n इंटू L1 है, तो A1 L1 को हमने लिखा तो L1 L1 गेट कैंसल्ड एंड A2 इज इक्वल्स टू A1 अपॉन n, है ना। यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हो सिंस, ओके। तो ये दो वैल्यूज हम क्या करेंगे, दो इक्वेशंस में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ठीक है। यस, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ओके। सो देखो ये क्या है, अभी हम इस इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेशन 2 में लिखेंगे, ओके। देयरफॉर इक्वेशन 2 becomes, क्या होता है इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या होता है, R2 इक्वल्स रो 2, L2 का डिस्टेंस क्या है, L2 माने कितना है, n L1 है, कितना है, n L1, और A2 क्या है, A2 को हम क्या लिखेंगे, A2 को हम क्या लिखेंगे, A2 कैन बी रिटन एज A1 by N1, A1 by N1, तो डिनोमिनेटर गोज इन न्यूमरेटर, है ना। या तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू रो n, और n को हम n इंटू n क्या लिखते हैं, n स्क्वायर L1 बाय A1, और ये चीज क्या है, इक्वेशन 1 में देखा तो दैट इज नथिंग बट R1, सो वी हैव R2 इक्वल्स टू n स्क्वायर R1, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। व्हेन द रेजिस्टेंस वायर इज स्ट्रेच्ड टू n टाइम्स, इट्स न्यू रेजिस्टेंस इज n स्क्वायर टाइम्स R1, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल दिए जाएंगे कि वायर का रेजिस्टेंस 3 टाइम्स स्ट्रेच करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या बनेगा, वायर का रेजिस्टेंस 3 टाइम्स स्ट्रेच करेंगे तो क्या बनेगा वायर का रेजिस्टेंस, इट विल बी 3 स्क्वायर, दैट इज इट विल बिकम 9 ओम्स, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर दिस, यस। इसके ऊपर एक क्वेश्चन ले लो आप, ओके। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बिकम्स, if the resistance of the wire becomes 5 times, what will be the new resistance, okay, what will be the new resistance। तो आपका फार्मूला आपको पता है, इसके ऊपर से आप क्या लिख सकते हो, the new resistance will be 5 squared, that is it will be 25 times, yes। ओके, इतनी बात क्लियर है, ओके। सो अभी ये पार्ट में रब कर रहा हूँ, ओके। सेम क्वेश्चन है, अभी हम क्या करने वाले हैं, सेम क्वेश्चन में फाइंड द रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ इट्स रेडियस, इन टर्म्स ऑफ इट्स रेडियस, है ना। हाँ, तो हमको रेडियस के टर्म्स में उनका ये चाहिए,
या तो अभी हम क्या करेंगे, यही फॉर्मूला को रीअरेंज करेंगे, है ना। हाँ, सो R1 इक्वल्स टू रो L1 बाय A1 एंड R2 इक्वल्स टू रो, है ना, L2 अपॉन A2, ठीक है। हाँ, तो एरिया क्या होता है, वी नो दैट A1 L1 इक्वल्स टू A2 L2। या तो अब हम क्या करेंगे, वी विल राइट द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, है ना। या तो देखो R1 इक्वल्स टू रो L1, है ना। अब एरिया को मैं क्या लिख सकता हूँ, इक्वल्स टू V लिख सकता हूँ, है ना। तो मैं एरिया को क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, A1 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, V अपॉन L1। यहाँ पे क्या होगा, A1 विल बी इक्वल्स टू V अपॉन L1, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लेंथ, ठीक है। यही फॉर्मूला मुझको इन टर्म्स ऑफ एरिया चाहिए, तो ये क्या होगा, रो L1 स्क्वायर अपॉन V, है ना। हाँ, यही फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ मुझे एरिया चाहिए, सिर्फ एरिया, तो ये क्या लिख सकता हूँ, रो ओके L1 बाय A1। ये फॉर्मूला क्या बन सकता है, आई कैन राइट L1 एज V अपॉन A1, ऐसा मैं लिख सकता हूँ, है ना। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, रो V अपॉन A1 अपॉन A1, तो R1 इज बिकमिंग व्हाट, रो V बाय A1 स्क्वायर। तो जस्ट स्क्वायर दीज टू फॉर्मूलेस, ये दो फॉर्मूला आपको स्क्वायर करना है, एक्चुअली आई मीन दिस वन, ये दो फॉर्मूला आपको स्क्वायर करना है ना। सो व्हाट इज दिस टू फॉर्मूलाज टेलिंग यू, ये दो फॉर्मूला कैसे बन चुके हैं, व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट, है ना, व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट, क्योंकि आप जब स्ट्रेच करते हो वायर को तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। देखो, यस वी हैव R1 इक्वल्स टू व्हाट, रो L1 स्क्वायर बाय V, है ना। V तो हमेशा स्ट्रेन होता है, दैट मीन्स R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ स्क्वायर। सिमिलरली ये फॉर्मूला को हमने लिखा, तो R2 इज इक्वल्स टू व्हाट, रो V बाय A1 स्क्वायर, दैट मीन्स R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर। ये दो रिलेशनशिप पता चले आपको, वी नो दैट area is equals to pi r square, therefore r will be equals to रो v अपॉन एरिया के हम क्या लिख सकते हैं, पाई r स्क्वायर का स्क्वायर। सो रेजिस्टेंस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस रेज टू 4, क्योंकि पाई और वॉल्यूम और ये क्या है, कांस्टेंट है। ओके, दीज रिलेशनशिप्स वी कैन राइट इग्नोरिंग द कांस्टेंट्स, ठीक है। यस, तो ये रिलेशनशिप आपको लिखना है 1 2 3 4 5, ठीक है। दिस विल बी इम्पोर्टेंट इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, क्लियर है। ये बॉक्स कर लेना इनको। क्लियर है, यस। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। यस, इफ द लेंथ इज इंक्रीज, अभी हमने एरिया रेडियस को समझ लिया, तो रेडियस अगर 1 टाइम्स इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, 1 टाइम्स डिक्रीज होगा। रेजिस्टेंस अगर 2 टाइम्स इंक्रीज होगा, इफ रेजिस्टेंस इंक्रीजेस 2 टाइम्स, तो क्या होगा, ये है R था पहले, तो R डैश क्या होगा, रेडिस्टिक 2R, 2 टाइम्स इसका रेडियस बढ़ गया, तो क्या होगा, दिस विल बिकम व्हाट, 2 raised to 4 is what, 16, yeah, so it will become 16 R raised to 4. So if resistance it becomes double, radius becomes double, resistance becomes 1/16 times। एक वायर है, उसकी रेजिस्टेंस आपने डबल किया, रेजिस्टेंस क्या, उसका रेडियस क्या किया, उसका जो रेडियस है वो क्या किया, डबल किया, मतलब इतनी जाड़ी वायर ली, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, 16 टाइम्स कम होगा। क्यों कम होगा, देखो जब उसका हम रेडियस बढ़ाते हैं तो क्या होता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को पास ऑन करते हैं ना उसके थ्रू, और जब ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स उसके थ्रू पास हो गए तो क्या होगा, करंट ज़्यादा बढ़ेगा, करंट जल्दी जाएगा तो क्या होगा, वोल्टेज कम लगेगा, वोल्टेज कम लगेगा तो क्या होगा, ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस कम है ना। हाँ, तो ये हुआ आपका रिलेशनशिप। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, सेम क्वेश्चन थोड़ा अलग से लिखो।
if there is increase in x% of the length in wire, then find the change in resistance. If length increases by x%, by what percent will the resistance change? फॉर्मूला कौन सा है यूज करते हैं हम हमेशा? R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, जो हमने सिखाया है ना, यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है। यस, और कौन सा रिलेशनशिप उन्होंने लेंथ के बारे में दिया है ना, तो अभी रिलेशनशिप अपने एक बॉक्स किया था, कौन सा था वो? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, और R इज इक्वल्स टू R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L स्क्वायर बाय V, ये हमने लिखा था ना अभी थोड़ी देर पहले, तो वो हम यूज करेंगे, है ना। हाँ, R इज इक्वल्स टू रो L स्क्वायर बाय V, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। सो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, फिलहाल हम इतना ही लिखेंगे, है ना। या सो वी विल राइट R1 विल बी इक्वल्स टू व्हाट? R1, अगर R रिलेशनशिप डायरेक्टली L स्क्वायर को डिपेंडेंट है, तो मैं हमेशा R1 इक्वल्स टू रो L1 स्क्वायर बाय V1 अपॉन R2 इक्वल्स टू व्हाट? रो L2 स्क्वायर बाय V2, ऐसे हमेशा मैं क्या करूँगा? सॉल्व करूँगा क्या? इट विल बी बिकम वेरी लेंथी प्रोसेस। तो मुझे मालूम है कि जब मैं लेंथ इंक्रीज करता हूँ तो वॉल्यूम हमेशा सेम रहती है, वॉल्यूम हमेशा क्या होती है? सेम रहती है। सो V1 इक्वल्स टू V2 क्या होता है, और रेजिस्टिविटी भी सेम रहती है, रो 1 इक्वल्स टू रो 2। तो हमेशा मैं क्या करूँगा? ये कॉन्स्टेंट्स नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? हमेशा R1 अपॉन R2 विल बी इक्वल्स टू L1 स्क्वायर अपॉन L2 स्क्वायर, इतना ही हमें अभी लिखना है, ठीक है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। या ओके, यस। तो अब हमको क्या पता चला कि उसका वायर का लेंथ चेंज होने वाला है x% से, ओके, x% से। तो अगर एक वायर की लेंथ x% चेंज होने वाली है, उसका फाइनल लेंथ क्या होगा? L1 इज द ओरिजिनल लेंथ, है ना। ओरिजिनल लेंथ कितना है? L1। फाइनल लेंथ L2 क्या होगा? x%, उसको हम इंक्रीज करना है, सो L1 प्लस x% ऑफ L1, है ना, ये हो गया। L1 कॉमन कर ले लो, L1 1 प्लस x बाय 100 विल बी योर L2, है ना। तो L2 स्क्वायर क्या होगा? L2 स्क्वायर विल बी L1 स्क्वायर 1 प्लस x बाय 100 का स्क्वायर। अब ये बाइनोमियल एक्सपेंशन से हम क्या बता सकते हैं? इसको सीधा हम बता सकते हैं L1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 x बाय 100। क्यों ऐसे लिख सकते हो? हायर पावर्स हम निगलेक्ट कर सकते हैं ना। यस, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं फिर से? L1 स्क्वायर 1 प्लस 2x%, है ना। यस, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। L2 स्क्वायर को वैसे लिख सकते हैं। तो यही हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। हमें फाइनल रेजिस्टेंस निकालना है, R2 निकालना है, तो हम इन्वर्टेंडो करेंगे। और ये इक्वेशन कैसे लिखेंगे? देखिए, इन्वर्टेंडो क्या होता है? इन्वर्टेंडो R2 अपॉन R1 इज L2 स्क्वायर अपॉन L1 स्क्वायर। तो L2 स्क्वायर क्या है? देखो वहाँ पे L1 स्क्वायर 1 प्लस 2x% अपॉन L1 स्क्वायर, है ना। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर? अब ये इक्वेशन को अलग लिख सकते हो आप, यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो R2 अपॉन R1 इक्वल्स टू 1 प्लस 2x%, है ना। तो उन्होंने क्या पूछा है? चेंज पूछा है। क्या पूछा है? चेंज पूछा है। तो कुछ नहीं, मतलब रेस्ट वन है। चेंज मतलब क्या होता है? R2 माइनस R1 अपॉन R1, ये होता है ना चेंज। तो इसको भी ऐसे हमें क्या किया यहाँ पे? कॉम्पोनेंट डिविडेंडो यूज किया, डिविडेंडो एट द न्यूमरेटर। तो इसको डिनोमिनेटर से माइनस किया, तो इसको भी डिनोमिनेटर से माइनस करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा? -1 किया तो ये सिर्फ 2x% बचेगा, है ना। इसको हमने कैसे लिखते हैं? हम इसको हम कैसे लिख सकते हैं? द चेंज इन परसेंटेज इज नथिंग बट, इसको हम कैसे लिखते हैं? चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस इज नथिंग बट व्हाट? 2x अपॉन 100, है ना। तो ये कितना हो रहा है? इट इज नथिंग बट 2x%, इट इज नथिंग बट 2x%, ओके। यानी ये 100 को यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या होगा?
change in resistance upon original resistance into 100 is equals to 2x. So therefore change in resistance is 2x%. इसको बढ़िया से बॉक्स बना लो. Yes, so that is the answer. That is the answer for this. Okay. So let us take next question. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हॉलो कंडक्टर और सेमीकंडक्टर. समझ में आंसर क्या है? वायर का लेंथ इंक्रीजेस x%, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस 2x%. अगर मैंने बोला कि वायर का लेंथ, ये वैल्यू हमने हायर पावर्स निगलेक्ट किए है ना, यहाँ पे हायर पावर्स निगलेक्ट किए, इसलिए ये फॉर्मूला कब यूज होगा? जब x की वैल्यू बहुत स्मॉल होगी, मतलब 1%, 2%, 0.1%, 0.2%, तब ये फॉर्मूला यूज होगा. ठीक है ना. हाँ, अगर वायर की लेंथ मैंने 3% इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस कितना परसेंट इंक्रीज होगा? 6%. क्यों? क्योंकि हमने अभी फॉर्मूला देखा है. वैसे तो आप बोलेगे सर वो n टाइम्स वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, पर वो टाइम्स के लिए है. इंक्रीज बाय 2 टाइम्स, इंक्रीज बाय 5 टाइम्स, इंक्रीज टू 6 टाइम्स, इंक्रीज बाय 2 टाइम्स, इंक्रीज बाय नहीं, इंक्रीज टू बोल रहा हूँ मैं, इंक्रीज टू टाइम, इंक्रीज टू 2 टाइम्स, इंक्रीज टू 3 टाइम्स, तब वो r इक्वल्स टू n² वाला फॉर्मूला यूज करना. अभी कौन सा यूज करना? 2x वाला यूज करना आपने. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. यस, सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. फाइंड द रेजिस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो. फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस आफ्टर फॉर अ हॉलो कंडक्टर. क्वेश्चन है फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस फॉर अ हॉलो कंडक्टर. हॉलो कंडक्टर के लिए आपको रेजिस्टेंस निकालना है. तो हॉलो कंडक्टर मतलब क्या कि जो ऐसे वायर होती है ना, वो अंदर से हवा हॉलो रहती है, मतलब हवा रहती है उसके अंदर. मतलब आप इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना. या ये ऐसे. ओके, इससे हॉलो कंडक्टर. तो बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? हॉलो कंडक्टर का फॉर्मूला, डायग्राम अच्छी निकालनी है ना. यस, आप कंप्लेन करोगे सर डायग्राम अच्छी नहीं निकालते हो, इसे समझ में आएगा. तो डायग्राम अच्छी निकाल ली है, अब आप खुश हो जाओ. ये देखो बढ़िया डायग्राम. ये अंदर का पार्ट मैं डॉटेड से दिखाता हूँ. ठीक है, ये एक वायर है, हॉलो है. हॉलो मतलब अंदर से हवा है. तो इसका रेडियस अगर उन्होंने दिया है b और a, अंदर वाला रेडियस है a, कितना है a, और बाहर वाला रेडियस है b. अंदर वाला रेडियस है a, बाहर वाला रेडियस है b. तो a और b अगर आपको दिया गया है तो क्या पूछ रहे हैं? फाइंड द रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस पूछा है. क्या करोगे? सिंपल फॉर्मूला इज करो r इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए. r इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए. लेंथ कितना है इसका वायर का? l है. लेंथ कितना है वायर का? a है. तो रेजिस्टेंस क्या होगा? r विल बी इक्वल्स टू रो, लेंथ है l, और एरिया क्या होता है? सिर्फ ये क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा. कौन सा क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा? ये वाला. ये क्रॉस सेक्शनल एरिया से काउंट होगा. तो इसका एरिया क्या है? आउटर एरिया माइनस इनर एरिया. व्हाट इज द आउटर एरिया? A2 विल बी इक्वल्स टू पाई b स्क्वायर. व्हाट इज इनर एरिया? A1 विल बी इक्वल्स टू पाई a स्क्वायर. तो दोनों एरिया का सब्ट्रैक्ट करोगे तो एरिया चेंज हो गया ना. तो न्यू एरिया विल बी व्हाट? सो एरिया विल बी इक्वल्स टू A2 माइनस A1, दैट इज इक्वल्स टू पाई
बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये एरिया सिर्फ आपको फॉर्मूला में लिखना है, दैट इज इक्वल्स टू पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये फार्मूला का हमको लिख लो, ये फार्मूला, ये होगा आपका रेजिस्टेंस का फार्मूला। यस, रो एल बाय पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आपका रेजिस्टेंस होगा फॉर अ हॉलो कंडक्टर। क्लियर है? वेरी गुड एग्जांपल। यस, चलो आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन ले लो। फाइंड, सिर्फ यहाँ पे लिखो सॉलिड कंडक्टर, लिखो सॉलिड कंडक्टर, हॉलो कंडक्टर नहीं है, सॉलिड कंडक्टर है। तो अगर ये सॉलिड कंडक्टर रहेगा तो क्या होगा? यस, सॉलिड कंडक्टर लोगे तो क्या होगा? सॉलिड कंडक्टर होगा तो ये ऐसे होगा, है ना? यस, सॉलिड कंडक्टर है। देखो, सॉलिड कंडक्टर जब होता है तो अंदर से भरा हुआ रहता है, अंदर से क्या होता है? भरा हुआ रहता है। तो इसका एरिया हेलो धीरे धीरे क्या होता है ना? अगर आप कौन से भी इस रेजिस्टेंस देखोगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? यहाँ पे एक वायर ऐसे हमने कंसिडर कर लिया, ऐसे ये एक एलिमेंट ऐसे कंसिडर कर लिया, एक एलिमेंट जिसका थिकनेस है लेटेस्ट एक डी आर, जिसका थिकनेस है, ये थिकनेस है डी आर। डी आर माने क्या? तो उसका थिकनेस। तो अगर डी आर उसका थिकनेस है, ये थिकनेस कितना है? डी आर। अगर स्टूडेंट्स वो थिकनेस डी आर है तो वो आपको यहाँ से ऐसे 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 यहाँ रहेगा, है ना? यहाँ से ऐसे 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 रहेगा और यही थिकनेस अंदर ऐसे ऐसे रहेगी, है ना? यस, ओके। तो ये अगर देखोगे आप तो इसको क्या करना है? ये थिन एलिमेंट, ये थिन सिलेंड्रिकल एलिमेंट, ओके, विथ थिकनेस डी आर। अब उसका थिकनेस क्या है? डी आर है। व्हाट इज डी आर? इज इट्स थिकनेस। तो वो हम उसको हम शीट समझ सकते हैं, उसको हम एक्सपांड करके क्या समझ सकते हैं? एक शीट समझते हैं। क्या समझते हैं? एक शीट समझते हैं। ये है थिकनेस डी आर और उसका लेंथ है एल, लेटेस्ट एक, ये लेंथ है एल, ठीक है ना? ये एल हुआ लेंथ इसका। तो हम इसको अपने से शीट बना लिया ऐसे। तो ये थिकनेस डी आर है ना? ये लेंथ एल है, ओके। और ये लेंथ कितना होगा? ये पेरीमीटर कितना होता है उसका? ये अगर लेंथ डी आर है तो ये लेंथ आर होता है ना? आर पे ही तो हम डी आर लगाते हैं। तो ये हो गया 2 पाई आर, ठीक है? तो ये एरिया बन सकता है इसका 2 पाई आर एल, है ना? एरिया क्या होता है? एरिया इज नथिंग बट 2 पाई आर एल ही होता है, कर्व सरफेस एरिया आपका शीट का, है ना? तो इसको हम क्या कंसिडर करेंगे? कंडक्टर कंसिडर करेंगे। इसको हम क्या कंसिडर करेंगे? कंडक्टर कंसिडर करेंगे। और हमको पोटेंशियल V लगाना है ये वायर के दोनों साइड्स में, ठीक है? यहाँ पे हमको क्या कंसिडर करना है? ये हमारा वायर है ऐसे, ये हमारा ऐसे थिक वायर है, ऐसी एक शीट है जिसको हम क्या कंसिडर करते हैं? थिन शीट कंसिडर करें ना ऐसे। तो ये ऐसे थिन शीट, ऐसे थिन शीट है, ऐसे थिन शीट है। और यहाँ पे क्या है? हमारे पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है? ऐसे एक थिन शीट पे हम क्या करेंगे? वोल्टेज लगाएंगे, करंट निकालेंगे, करंट अपॉन वोल्टेज अपॉन करंट उसका रेजिस्टेंस होगा। और ऐसे थिन शीट्स यहाँ पे है जहाँ पे पहला टर्मिनल का है पॉजिटिव टर्मिनल, लेटेस्ट शीट के ये साइड लगाया, मतलब यहाँ लगाया, और नेगेटिव टर्मिनल कहाँ लगाया? ये साइड लगाया, मतलब यहाँ लगाया। तो दिस इज योर प्लस एंड दिस इज योर माइनस। तो ऐसे यहाँ पे आपने पॉजिटिव और नेगेटिव लगाया ये थिन एलिमेंट पे। और आपको क्या करना है? इसका रेजिस्टेंस आपको मिल सकता है रो एल बाय ए, क्योंकि आपको एरिया मालूम है, लेंथ मालूम है ना? यस। तो आपको क्या करना है? ये पूरा सॉलिड कंडक्टर का निकालना है। तो यही रेजिस्टेंस आपको, रेजिस्टेंस आर जीरो रहेगा तो यही थिन फिलामेंट कितना रहेगा? सिलेंड्रिकल फिलामेंट एक्सपांड करने के बाद बहुत थिन रहेगा, तो आपको उसका रेजिस्टेंस मिलेगा। तो इंटीग्रेशन के प्रोसेस से मैथमेटिकल टूल ऑफ इंटीग्रेशन लेके इसका मैथमेटिकल टूल ऑफ इंटीग्रेशन लेके 0 से r तक एक टूल को आपको यूज करके मैथमेटिकल इंटीग्रेशन करना है। और ऐसे शीट्स बनेंगे बहुत सारे जो सॉलिड सिलेंडर बनाएंगे, तो सभी शीट्स का रेजिस्टेंस आपको मैथमेटिकल टूल इंटीग्रेशन से ऐड करना है, यानी इंटीग्रेशन करना है। करेंगे? यस। तो चलो पहले इसका तो इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। तो मेरा डायग्राम ऐसे निकाल लेंगे कि स्प्रेड करने के बाद ऐसे हो जाएगा, है ना? यस, ओके। तो चलो अब इसका इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं? ये स्मॉल डी आर है, आर इज स्मॉल, आर इज रेडियस, डी आर इज ओके थिकनेस,
यहाँ पे लिखा है थिकनेस ऑफ सिलेंडर, एलिमेंटल सिलेंडर। ओके, अभी क्या करना है आपको, रो एल बाय ए फार्मूला यूज करो। फिर आर इक्वल्स टू रो एल बाय ए फार्मूला यूज करो। फिर हाँ, तो लेंथ क्या है इसका, लेंथ क्या है, यहाँ से यहाँ तक है ना लेंथ। लेंथ क्या है, अभी आपको कैसे देखना है कंडक्टर को, ऐसे देखना है, ये देखो ऐसे देखना है। तो लेंथ क्या है, ये उसका लेंथ हुआ, ये उसका क्या हुआ, एरिया हुआ। आई बात समझ में? तो लेंथ क्या हुआ, रो, लेंथ क्या हुआ उसका, ये लेंथ क्या हुआ, डी आर, डी आर, और एरिया क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। आई बात समझ में? तो इसका इंटीग्रेशन, इसका ये रेजिस्टेंस किसका है, फिलामेंट का है। तो फिलामेंट का रेजिस्टेंस है, तो मैं डी आर लिखता हूँ, क्योंकि फिलामेंट का रेजिस्टेंस है। अब मेरे को रेजिस्टेंस चाहिए, तो रेजिस्टेंस चाहिए तो मैं क्या करूँगा, डी आर को इंटीग्रेट करना है टूल से। कब तक, तो मेरे को डी आर को इंटीग्रेट करना है कब तक, कि आर की वैल्यू जो है, स्मॉल आर की वैल्यू 0 है, और स्मॉल आर की वैल्यू क्या है, कितनी है, स्मॉल आर की वैल्यू क्या बनेगी, लेटेस्ट टेक, ये आर फॉर रेजिस्टेंस है, आर इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है ना। और मैं यहाँ पे बोलता हूँ स्मॉल आर इसका रेजिस्टेंस है फाइनली, लेटेस्ट टेक 8 मीटर्स है, कितना है, रेडियस इज ए, रेडियस कितना है, ए सेंटीमीटर। सो आर इज इक्वल टू 0 टू आर इक्वल टू ए, तब तक मुझे रेजिस्टेंस इसका क्या करना है। तो देखो यही फॉर्मूला यूज करो आप अभी, है ना। रेजिस्टेंस कितना है इसका, 0 टू ए, कौन है, रेडियस वैल्यू, रो 2 पाई एल, ये तो चेंज हो गई क्या कभी कंडक्टर के, नहीं चेंज हो गए। तो रो बाय 2 पाई एल कॉन्स्टेंट है, 1/r का आपको सिर्फ इंटीग्रेशन करना है। तो ये रो बाय 2 पाई एल कॉन्स्टेंट है, 1 बाय इंटीग्रेशन, 1 बाय r का इंटीग्रेशन क्या होता है, log a, तो log r होता है। पुट द वैल्यूज 0 टू a, है ना। log 0 इज क्या होता है, log 0, log 0 1 होता है ना, यस। log 0 क्या होता है, 1 होता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसका आंसर निकालना है, ठीक है। तो आप जस्ट पुट करो रो अपॉन 2 पाई एल log a माइनस log 0, क्या, ठीक है। हाँ, अब आप स्टूडेंट्स क्या करते हो, ये log 0 पुट करेंगे तो आंसर वैसे भी आ जाएगा। ओके, यस, ओके। तो इसको अब हम क्या करेंगे, हाँ, 0 टू हमने लॉग पुट कर लिया, तो आपको आंसर आ जाएगा वैसे। तो आपको यहाँ पर आंसर रख सकते हो, या आप क्या कर सकते हो कि यही वैल्यू आप क्या कर सकते हो, लेटेस्ट टेक इनसाइड रेडियस इज, इन अंदर वाला रेडियस है लेटेस्ट टेक बी, और बाहर वाला रेडियस है ए, अंदर वाला रेडियस है बी, या हॉलो कंडक्टर ही होगा इसका, तो हलो ही होगा लेटेस्ट एक। तो उन्होंने दिया है कि बी टू ए तक उसका इंटीग्रेशन करो, कहाँ से, बी टू ए तक, मतलब क्या, ये सॉलिड सिलेंडर है, पर लेटेस्ट एक सॉलिड होगा तो सीधा आंसर आएगा, इधर तक आंसर आ जाएगा आपका, है ना। यही फॉर्मूला, ओके, जो हमने पहले निकाला था, वही फॉर्मूला थोड़ा चेंज भी हो सकता है। कब, जब उन्होंने दिया क्या, क्वेश्चन में थोड़ा और मॉडिफिकेशन है। इफ द सिलेंडर इज लाइक दिस, इनर डायमीटर इज B एंड आउटर डायमीटर इज A, तो ये फॉर्मूला क्या बन सकता है, ये फॉर्मूला को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, यस, ये फॉर्मूला हो जाएगा रो अपॉन 2 पाई एल लॉग ऑफ, यही हम इंटीग्रेशन आपको कैसे करना पड़ेगा, r will be equals to फ्रॉम
B टू R इक्वल्स टू A। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, रो अपॉन 2πL log ऑफ A माइनस log ऑफ A माइनस log ऑफ B, है ना। तो आपको इसका इंटीग्रेशन करने के बाद ये क्या आ जाएगा, log ऑफ 1/2πR, ऐसे अपने इंटीग्रेट कर दिया, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आएगा, यही प्रोसेस से रो बाय 2πL log ऑफ A माइनस log ऑफ B, तो इसका आंसर आएगा log ऑफ A बाय B। ठीक है, ओके। जब ये A क्या है, आउटर रेडियस और B है इनर रेडियस। कई बुक्स में B.M. शर्मा में क्या है, B इज आउटर रेडियस और A इज इनसाइड रेडियस, तो ये फार्मूला B बाय A बन जाएगा। ठीक है, याद रखो द आउटर रेडियस इज अपर में, आउटर रेडियस कहाँ पे, ऊपर है। यस, तो आपको ये आंसर ऐसे आता है। यस, चलो नेक्स्ट पॉइंट जाएंगे। ओके, हमने ये पॉइंट देख लिया है ना, या ओके। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ईएमएफ के बारे में देखते हैं। द क्वेश्चन इज, हमने क्वेश्चन दिया है एक, फाइंड द EMF, व्हाट इज EMF इन अ बैटरी। एक क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज EM, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन बैटरी। द क्वेश्चन इज व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन ए बैटरी, दिस इज द क्वेश्चन। ये है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। स्टूडेंट्स आपको देखना है, ये अगर क्या है, ये है बैटरी, ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव टर्मिनल है, दोनों टर्मिनल आपको मिल चुके हैं। यस, तो आपको स्टूडेंट्स क्या चीज़ पता है कि ये पोटेंशियल है यहाँ पे प्लस और ये माइनस, ये प्लस V है, ये जीरो है, ये V है और ये जीरो है। तो V और जीरो आपको अगर पता है ना, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, V और जीरो अगर पता है तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, वी कैन जस्ट सी द वैल्यूज, है ना। या क्या कर सकते हो हम, वैल्यूज यहाँ पे देख सकते हो। कैसे, देखो कि यहाँ पे प्लस V वोल्ट है, यहाँ पे जीरो वोल्ट है, यहाँ पे प्लस V वोल्ट है, यहाँ पे जीरो है। तो यहाँ पे से चार्जेस प्लस पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे आएंगे, पॉजिटिव चार्जेस यहाँ से यहाँ तक क्या हो गए, ट्रैवल करेंगे और फिर से यहाँ से यहाँ तक वो जाएंगे, है ना। हाँ, और ये बनेगा आपका करंट। और अगर करंट बन रहा है, इसमें करंट जा रहा है, तो यहाँ पे कितना वोल्टेज एक्यूमुलेट होगा, यहाँ पे कितना वोल्टेज दिया होगा, है ना। तो वोल्टेज इज नथिंग बट व्हाट, है ना, उसका रेजिस्टेंस टाइम्स करंट, है ना, या करंट टाइम्स उसका रेजिस्टेंस, इसका ऊपर वोल्टेज रहेगा, है ना। तो I into R will be your voltage applied, I into R will be the voltage applied, है ना। या सो I into R is your voltage applied। ठीक है, इसमें इसका वोल्टेज आएगा V equals to I into R, दिस विल बी द वोल्टेज हियर। तो स्टूडेंट्स हमेशा क्या होता है, यहाँ पे वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। तो इसका मतलब क्या कि यहाँ से चार्ज स्टोर्ड है और वो यहाँ पे आ रहे हैं, चार्ज स्टोर्ड है और यहाँ पे वो यूज हो रहे हैं। तो क्या होता है, इसके अंदर का एक पॉजिटिव चार्ज जाके यहाँ से फिर से यहाँ तक आ रहा है, तो ये क्या होगा, इसका पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पे निगेटिव चार्जेस रहते हैं ना, तो ये क्या होगा, यहाँ पे प्लस आएगा, तो ये न्यूट्रल हो सकता है। न्यूट्रल होता है तो क्या होता है, इसका पोटेंशियल कम हो सकता है, इसका पोटेंशियल क्या हो सकता है, कम हो सकता है। तो फिर क्या होगा, बैटरी जल्दी खत्म हो जाएगी और वायर का रेजिस्टेंस कभी वायर में से करंट जाना खत्म हो जाएगा। पर ऐसा होता है क्या, कभी नहीं। इसका 10 वोल्ट रहेगा तो कितना भी यूज करने के बाद वो 10 वोल्ट ही रहता है। आपने देखा इसका क्या रहता है, 10 वोल्ट रहेगा, तो बाद में कितना भी यूज करो तो ये 10 वोल्ट ही रहता है। द व्हाट यू कैन से द
पोटेंशियल ऑफ द बैटरी रिमेन्स V volts ओनली थ्रू आउट इट्स लाइफ। तो वो क्यों होता है ऐसे? तो क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है उसके अंदर। क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अगर आपने ऐसे बैटरी देखी, अगर आपने ये बैटरी देखी है ऐसे, अगर ऐसे एक बैटरी है तो यहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, ये इसकी बात कर रहे हैं, है ना यार। यहाँ पे लेटेस्ट एक और रेजिस्टेंस है ऐसे, ओके, वायर यानी रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे प्लस चार्जेस मूव होके यहाँ पे आ रहे हैं, ओके, यहाँ पे प्लस चार्जेस मूव होके यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर प्लस चार्ज है तो वो इसको न्यूट्रल कर सकता है, इसको क्या कर सकता है, न्यूट्रल कर सकता है। बट द बैटरी मैकेनिज्म मतलब क्या, ओके, टू रॉड्स इन केमिकल सॉल्यूशन, है ना, यही होता है ना बैटरी में। क्या होता है और, है ना, यही होता है बैटरी मैकेनिज्म, है ना। ये क्या करता है, ये पॉजिटिव चार्ज को बैटरी फोर्स रहता है, एक बैटरी फोर्स रहता है, वो यहाँ पे इसको आना चाहता है और यहाँ पे न्यूट्रल कर सकता है। तो वो क्या करता है बैटरी मैकेनिज्म, ये चार्ज को फिर से यहाँ पे लाता है। क्या करता है, ये चार्ज को फिर से यहीं पे लाता है। तो ये क्या होता है, इसको न्यूट्रल नहीं कर सकता है, और यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव, उतना ही पॉजिटिव। अगर यहाँ पे 4 वोल्ट्स है तो ये क्या हो जाएगी, प्लस यहाँ पे इसको कैंसिल करके 3 वोल्ट्स बनाएगा नहीं। तो ये क्या करता है, यहाँ पे लेटेड स्टिक प्लस 4 वोल्ट्स है टोटल बैटरी। तो ये प्लस बैटरी मैकेनिज्म क्या करता है, ये पॉजिटिव को उठा के फिर से यहीं पे लाता है। आई बात समझ में, ये पॉजिटिव को उठा के फिर से यहाँ पे लाता है, तो फिर से प्लस 4 वोल्टेज मेंटेन होता है। तो व्हाट इज दिस बैटरी मैकेनिज्म में उन्होंने क्या किया कि स्टेडी वोल्टेज रखा है, इवन इफ द रेजिस्टेंस इज देयर और इवन इफ द करंट इज coming out, the battery mechanism has maintained the steady voltage V। तो ये क्या है, यहाँ पे उसने वर्क डन किया। लेट अस टेक दिस लेंथ इज L and this distance is B। ये डिस्टेंस क्या है, D है। तो what is thus done, work is done, what is done, work is done by the battery। कितना बैटरी ने वर्क किया है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, ये वर्क डन उसका हुआ। ओके, तो यही वर्क डन किसने किया, बैटरी ने किया है यहाँ पे। ओके, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, इसको हम एप्सिलॉन सिंबल से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नथिंग बट यही वर्क डन है, पर वो क्या है, वो कैसे, पर एवरी यूनिट चार्ज, फॉर चार्ज क्यू, तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फॉर्मूला क्या देना, FB इंटू डी अपॉन क्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ, क्योंकि आपको पता है कि वोल्टेज है बैटरी हमेशा सेम रहती है, तो इसका पोटेंशियल, इसका जो बैटरी फोर्स है वो कितना रहता है हमेशा, जितना इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहता है ना। देखो यहाँ पे अगर मैंने क्या किया, एक क्या किया, लेट अस टेक पॉजिटिव चार्ज रखा यहाँ पे अंदर, उसके अंदर बैटरी के अंदर, तो क्या होगा, पॉजिटिव क्या होगा, रिपेल होगा, है ना। पॉजिटिव क्या होगा, रिपेल होगा। वो कितने से रिपेल होगा, F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से वो रिपेल होगा। पर अगर आपको ये रिपेल होने वाला चार्ज फिर से यहाँ पे लाना है तो F, तो ही क्या होगा, स्टेडी वोल्टेज रहेगा ना। बैटरी मैकेनिज्म स्टेडी मेंटेन करता है, तो क्या करता है बैटरी, FB देता है, कितना देता होगा, FE के बराबर ही देता होगा, क्योंकि तभी वो इसको लेकर यहाँ पे ला सकता है। दैट मीन्स व्हाट, दैट FB बैटरी फोर्स इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आई बात समझ में। तो ये फॉर्मूला को हम रीअरेंज कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा, दैट विल बी FE इंटू D अपॉन Q। आई बात समझ में, है ना, FE इंटू D अपॉन Q, क्योंकि F बैटरी फोर्स कितना देगा, जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक है, क्योंकि उसको ही ओवरकम करना होगा हमको, इसलिए तो तभी तो हम ला सकते। तो लाना है तो क्या करना पड़ेगा, बैटरी मैकेनिज्म क्या करता है, स्टेडी वोल्टेज रखता है। तो तब क्या होता है, तब आपको बैटरी फोर्स कितना देना पड़ेगा, जो अपोजिशन फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसको ही अपोज करके लाना है ना। तो FE अपॉन Q। तो व्हाट इज FE, Q इंटू V, है ना। ये क्या होता है, FE इंटू D क्या होता है, हमेशा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दैट इज द फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, U रहता है ना। ये क्या होता है, हमेशा U ही तो होता है ना। ओके, सो आप इसको हम ऐसे लिख सकते हो, E इज नथिंग बट व्हाट, Q इंटू इलेक्ट्रिकल फील्ड, ऐसे आप लिख सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटू D अपॉन Q कैंसिल हुआ, तो दिस इज नथिंग बट E। सो व्हाट इज योर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नथिंग बट
here it is the voltage. So the term is misleading. जब आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हो ना, तो इसको आपको लगता है कि ये कुछ फोर्स है क्या, तो ये फोर्स नहीं है, पर इट्स इवेंचुअली नथिंग बट ए बैटरी का मैकेनिज्म. इट इज नथिंग बट द वर्क डन, है ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू keep the steady volt potential. Work done by the battery mechanism to bring the charge from the negative to positive back inside the battery. Okay, per unit charge to maintain the steady potential. Okay, this is called as electromotive force. Okay, the term is misleading as it indicates that it is a force, but it is not a force. Eventually, when you work out formula FB into D, which is nothing but equal to FE upon D. ये आप देखोगे तो आपको पता चलता है कि F इज नथिंग बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो इसको अपोज करता है E इंटू क्यू, है ना, Q इंटू वी यहाँ पे रहेगा. तो इट इज नथिंग बट व्हाट, Q इंटू वी से ये इसको रिपल करेगा ना फोर्स, तो यही होता है Q, यानी पर यूनिट चार्ज से आप मल्टीप्लाई करो तो E इंटू डी तक वो कर सकता है. तो E इंटू डी इज नथिंग बट द वोल्टेज विच इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दैट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंग इट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव inside the battery. Okay, this is nothing but electromotive force. Okay students, ये बाद में आपको पढ़ाया जाएगा अच्छी तरह से. Yes. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. हाँ, तो हमको पूछा है फाइंड द लॉस इन एनर्जी इन अ रजिस्टर, फाइंड द ट्रांसफर इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड फाइंड द लॉस इन एनर्जी, और फाइंड द थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस इन रजिस्टर. क्वेश्चन इज, राइट डाउन द क्वेश्चन. फाइंड द एनर्जी ट्रांसफर यह है हमारा क्वेश्चन. फाइंड द एनर्जी ट्रांसफर इन द सर्किट. ओके यस, देखो यहाँ पे वोल्टेज रहेगा V, है ना, या, और रेजिस्टेंस है लेटेस्ट एक I, और करंट है लेटेस्ट एक स्मॉल I, है ना. तो I इंटू R उसका पोटेंशियल ड्रॉप होगा V. ठीक है, यस. अभी क्या होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज द सेम एज दैट अक्रॉस द बैटरी. द करंट इन द पोटेंशियल इज, है ना. हाँ, देखो यहाँ से यहाँ तक ये लेटेस्ट एक हमने डिफाइन किया इसको A और B, टर्मिनल्स आर A एंड B एंड द वायर्स आर C एंड D. तो एनर्जी ट्रांसफर कितना होगा, व्हाट इज द एनर्जी ट्रांसफर. तो ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, ये जो वायर्स है A टू C और B टू D, ये कुछ भी रेजिस्टेंस अप्लाई नहीं करेंगे. ओके, द कंडक्टिंग वायर्स do not offer any resistance. ठीक है, the conducting wires, what happens, they do not क्या offer any resistance, है ना. yes, that उसकी वजह से क्या होता है कि ये इधर जितना वोल्टेज है पूरा का पूरा वोल्टेज यहाँ पे आ जाता है. ओके, सो VA equals to VC and VB equals to क्या होता है, VD होता है ना. ये कुछ रेजिस्टेंस अपोज नहीं करके तो ये कुछ वोल्टेज लेके ही नहीं, तो VA equals to VC होता है और VB equals to VD हो जाता है. ओके, VA equals to VC होता है और VB equals to VD हो जाता है. तो उसकी वजह से क्या होता है, across the resistance what is the voltage drop, voltage drop is nothing but VCD, है ना. दिस इज नथिंग बट इक्वल टू VAB. व्हाट इज VAB is nothing but V, और what is VCD, equals to nothing but IR. So this is your Ohm's law for a
एनर्जी फॉर अ सर्किट, है ना, ओम्स लॉ फॉर अ सर्किट है। और इसी में अगर आपको पता चला कि इसका पोटेंशियल वी लिया है तो आई आर इसका पोटेंशियल ड्रॉप है। और करंट कितना होता है हमेशा, आई इज इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ पे क्यू अपॉन टी है ना, करंट इज नथिंग बट व्हाट, क्यू अपॉन टी। चार्ज कितना फ्लो हो रहा है इसके अंदर से, है ना, तो ये एक फॉर्मूला है हमारे पास, है ना। और जब इसके अंदर वोल्टेज रहेगा V, जब V वोल्टेज उसने अप्लाई किया होगा तो आपको क्या पता है, व्हाट इज द एनर्जी लॉस, द एनर्जी लॉस कितना होगा, यहाँ पे V वोल्टेज है, चार्ज Q बाहर निकले, एनर्जी लॉस U विल बी इक्वल्स टू व्हाट, Q इंटू V, Q इंटू V रहेगा। यहाँ से आपको Q क्या पता चला है, Q इक्वल्स टू व्हाट, I इंटू टी। तो आप क्या लिख सकते हो, I इंटू टी, है ना। और वोल्टेज कितना है वहाँ पे, वोल्टेज कितना है वहाँ पे, वायर पे कितना आ रहा है, दैट इज नथिंग बट I इंटू R। तो हाउ मच विल बी द लॉस, लॉस इन एनर्जी विल बी I स्क्वायर R T। सो दिस लॉस इन एनर्जी होता है क्योंकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या करता है, वोल्टेज वहाँ पे मेंटेन करता है। और इसका मतलब ये नहीं कि वो एनर्जी मेंटेन कर रहा है, एनर्जी तो यूज हो रहा है ना, हमेशा एनर्जी तो यूज हो रहा है, यहाँ से एनर्जी जाके यहाँ पे बन रहा है, तो एनर्जी कितना लॉस होता है यहाँ पे, एनर्जी कितना ट्रांसफर होता है। तो ऑलवेज स्टूडेंट्स याद रखो कि ये इतना एनर्जी यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी से यहाँ पे इसका ट्रांसफर होता है। क्यों, क्योंकि चार्जेस क्यू है वो V पे उन्होंने स्टोर किए थे, पर वो स्टोर नहीं रहे, V पोटेंशियल पर, ये क्यू चार्ज इसके यहाँ पे आ गए ना, तो क्यू चार्ज यहाँ पे आ गए VCD में, ठीक है। VCD में कितना आ गए, VCD इक्वल्स टू V है एक्चुअली, इसलिए हमने V का फॉर्मूला इक्वल्स टू नथिंग बट VAB है, VAB नथिंग बट टर्मिनल वोल्टेज है, हमने भी देखा, इज नथिंग बट IR। हमने देखा कि ये इतना एनर्जी क्या होता है वहाँ से निकलता है। दिस एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू हीट, दिस एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू हीट, गेट्स कन्वर्टेड इनटू व्हाट, हीट। ओके स्टूडेंट्स, आई बात समझ में, यही है हमारा प्रिंसिपल। ओके, यस, या okay, so let us take few more problems on it। थोड़ा प्रॉब्लम्स लेते हैं इसमें। Okay students, let's continue next। ओके, इसके ऊपर हम प्रॉब्लम्स देखेंगे और से। ओके, लेट अस टेक द प्रॉब्लम। A resistor develops 400 joules of thermal energy in 10 seconds। A resistor develops 400 joules of energy, मतलब ये एनर्जी आ रहा है ना, हाँ, in 10 seconds, in 10 seconds, in 10 seconds, done, yes। When a current of 2 ampere is passed through it, when a current of 2 amperes is passed through it, find its resistance। Question A is find its resistance। Next question क्या है? If the current is increased to 4 amperes, what will be the energy developed in 10 seconds? If
current increase to 4 amperes, what will be the energy developed in 10 seconds? ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हमको सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। रेजिस्टर डेवलप 400 जूल्स ऑफ एनर्जी इन 10 seconds. The current is 2 amperes passed through it. Find the resistance. Find if the current is increased to 4 amperes. Okay. हाँ देखो ये फॉर्मूला कौन सा है, 400 जूल्स यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ पे आ रहा है 400। तो इसमें लॉस कितना हुआ, हमने अभी फॉर्मूला था U इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ये फार्मूला हमको यूज करना है। तो U कितना है, U इज इक्वल्स टू 400 जूल्स, है ना। T का वैल्यू है 10 सेकेंड्स, है ना। हाँ I का वैल्यू है, I की कितनी वैल्यू है 2 एम्पियर्स, है ना। हाँ तो फाइंड द रेजिस्टेंस। तो ये फार्मूला यूज करो, 400 जूल्स वहाँ पे एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो गया, उसका मतलब Q इंटू वी दैट इज I इंटू टी इंटू आई इंटू आर। ये इसका इस पे वोल्टेज कितना है, I इंटू आर है। अभी हमने देखा कि टर्मिनल से कुछ चेंज नहीं हो रहे, तो आई स्क्वायर, आई कितना है, आई स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर इंटू आर विल बी इक्वल्स टू 400 जूल्स, दैट इज 4, सो आर विल बी इक्वल्स टू 100 ओम्स, है ना। रेजिस्टेंस वायर का कितना है, 100 ओम्स होगा, है ना। क्योंकि वो 400 जूल्स फॉर इन 10 सेकेंड्स, है ना। या एक सेकेंड ना, यहाँ पे आई स्क्वायर आर टी भी रहता है ना, तो टी का वैल्यू हमने पुट नहीं किया 10 सेकेंड्स, तो 10 इसको डिवाइड होगा, दैट विल बी 10 ओम्स। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी 10 ohms. Clear है? Yes. And what they have asked, if the current is increased to 4 amperes, 2 amperes से हमने 4 ampere consider किया, so what will be the energy developed in 10 seconds? So यही formula use करने का, U, okay, U for I is equals to 4 amperes will be equals to what, I square R T, I की वैल्यू है 4 amperes, तो होगा स्क्वायर रेजिस्टेंस होगा, फिर से वही रेजिस्टेंस का भी वायर का चेंज नहीं होता है, तो हम वो 10 रखेंगे, और डेवलप्ड इन 10 सेकेंड्स। तो 4 स्क्वायर कितना होता है, 16 इंटू 100, 1600 जूल्स विल बी द एनर्जी डेवलप। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। यस, यस, ओके। लेट अस टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स, और कुछ एग्जांपल्स हम लेंगे इसके ऊपर। यस, okay, calculate the drift speed of electrons when 1 ampere current exists in copper wire. Drift speed of electrons, okay, when 1 ampere of current exists in copper wire, when 1 ampere of current exists in copper wire, या ठीक है, ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 mm स्क्वायर, ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 mm स्क्वायर, the number of free electrons in 1 centimeter, the number of free electrons in 1 centimeter cube of copper, and 1 centimeter cube of copper is 8.5 into 10 to the power 22. This is the answer. Okay, हाँ मतलब क्या दिया है कि एक वायर है, वहाँ पे क्या हो रहा है, करंट दिया उन्होंने, I is equals to 1 एम्पियर, है ना। करंट उन्होंने दिया 1 एम्पियर है, और उसका वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है, ये कितना है, A is equals to 2 mm स्क्वायर, मतलब इसको मीटर में करो, 2 into 10 to the power -6 मीटर स्क्वायर। ये कन्वर्जन आपको पता है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वायर, मतलब स्मॉल n की वैल्यू जो रहती है ना, वो कितनी है, स्मॉल n दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, वो कितना है, 8.5 into 10 to the power +22, पर इन व्हाट, सेंटीमीटर क्यूब है। सेंटीमीटर क्यूब को हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 to the power -2 मीटर्स, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा,
10 टू द पावर माइनस 6 मीटर क्यूब है ना। तो यहाँ पे हम उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं। एन की वैल्यू क्या होगी 8.5 इंटू 10 टू द पावर 22 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 6 पर मीटर क्यूब। तो ये क्या होगा 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28 होगा, है ना। हाँ, तो क्या उन्होंने पूछा है कैलकुलेट द ड्रिफ्ट स्पीड। तो आपको फॉर्मूला I इक्वल्स टू नेवड़ा NEVD इंटू A। I की वैल्यू उन्होंने दी है 1 एम्पियर, N की वैल्यू 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28, VD की वैल्यू पता नहीं है, एरिया का वैल्यू कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 है ना। तो VD की वैल्यू यहाँ से निकल सकती है। 8.5 टू सा कितना होता है 17, तो ये 17 यहाँ पे डिवाइड होगा। ये कितना होता है 22 हो रहा है, 22 यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना। I इक्वल्स टू नेगेटिव, एरिया भी दिया है ना। ओके, गॉट इट, करेक्ट 22। दिस इज नंबर 22। आई बात समझ में? यस। हाँ, अभी I इक्वल्स टू NE है, तो E का वैल्यू भी रखना है ना आपको। E का वैल्यू कितना 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 है, तो वो भी यहाँ पे डिवाइड होगा। ओके, सो लेट्स सी द वैल्यूज सब पुट करेंगे हम और सॉल्व करेंगे। तो BD की वैल्यू निकालनी है अपने को। सो BD इक्वल्स टू I अपॉन NEA। I is 1 ampere, N is 8.5 into 10 to the power 28 into 2 into 10 to the power minus 6 into what 1.6 into 10 to the power minus 19 है ना। yes, what is the answer coming? BD का आंसर कितना है, तो ये हो गया 17 इंटू 1.6 इंटू ये माइनस 25 हो रहा है, ऊपर जाके 10 टू द पावर क्या होगा माइनस 25 प्लस माइनस 3 होगा, है ना। तो ये 17 16 जा कितना आ रहा है 17 इंटू 16 करो, 16 7 जा 16 5 जा 80, 80 प्लस 32 इज 112, 16 into 1 is 16, 17, 27, 27.2, 1 upon 27.2 into 10 to the power minus 3 meters per second। तो 1 upon 27 का रेशियो कितना 1 upon 25 का है 0.04 आता है ना। 1 upon देखो ये रेशियो आपको पता है, अभी इतने बड़े बड़े कैलकुलेशंस आपको सॉल्व नहीं कर सकते। तो 1 upon 25 मतलब क्या 1 upon 0.25 मतलब 4 होता है, तो 1 upon 25 कितना होता है 0. है ना 0. क्या होगा, ये नंबर बढ़ेगा तो ये कम होगा ना 0.04 होगा। तो 1/27 है, तो 27 मतलब डिनोमिनेटर क्या है थोड़ा ज़्यादा है, तो आंसर 0.04 से थोड़ा कम होगा, मतलब मैंने लिखा 0.038 मीटर्स पर सेकेंड, है ना। ये क्या है हाँ, और यहाँ पे क्या है ये इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर्स पर सेकेंड, है ना। तो इसको मैं क्या करता हूँ -3 मीटर्स मतलब mm होता है, मैं इसको क्या लिखता हूँ 0.038 mm पर सेकेंड, ये हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। Okay students, if any problems, queries, you can ask always.